के सामने युद्ध जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। कारगिल में, उसके आसपास के क्षेत्र में बड़ी तादाद में पाकिस्तान से सशस्त्र घुसपैठी आए। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी करगिल में जिस सशस्त्र घुसपैठ की बात कर रहे थे, वही आगे चलकर भारत पाकिस्तान के बीच चौथी लड़ाई बनी। इसे ही करगिल की लड़ाई कहा जाता है। आज से 19 साल पहले मई 1999 से जुलाई 1999 के बीच यह लड़ाई लड़ी गई। साल 1999 भारत पाक रिश्तों ने जितने उतार चढ़ाव देखे, वैसा भारत पाकिस्तान के रिश्तों में कम ही देखने को मिला था। एटम बम टेस्ट करने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने के लिए बड़ी पहल की थी। बीस फरवरी 1999 भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर तक की बस यात्रा की। अमन चैन और दोस्ती को लेकर माहौल उम्मीदों से इस कदर भरा हो, इतिहास में ऐसा मौका कम ही आया था। अगले दिन यानी 21 फरवरी 1999 को दोनों मुल्कों ने लाहौर घोषणा पत्र जारी किया और कश्मीर समेत सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाने का फैसला सुनाया। My message to the people of Pakistan will be short and simple. Put aside the bitterness of the past. Together let us make a new beginning. I have underscored to Prime Minister Vajpayee the immense potential of building a mutually beneficial cooperative relationship once we achieve a final settlement of Jammu and Kashmir issue. नवाज शरीफ ने अटल बिहारी वाजपेयी का अमन का हाथ गर्मजोशी से थामा था। अब सवाल ये उठता है कि क्या लाहौर की गर्मजोशी में भारत भूल गया कि पाकिस्तान के पास एटम बम है और इस विध्वंसकारी बम के इस्तेमाल का डर दिखाकर कश्मीर में कुछ कर गुजरने की योजना पाकिस्तान बना सकता है। वह अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस बात को बताना चाहता था कि परमाणु बम का इस्तेमाल हो सकता है। विश्व इस परमाणु बम के इस्तेमाल पर थोड़ा सा सेंसिटिव रहती है और इस सेंसिटिविटी का, इस संवेदनशीलता का वह एक इस्तेमाल करना चाहता था। लाहौर डिक्लेरेशन से पहले पाकिस्तान की सेना करगिल में घुसपैठ कर चुकी थी। जब तक भारत को पता चलता तब तक पाकिस्तान ने भारत के करीब 130 वर्ग किलोमीटर के एरिया पर अपना कब्जा जमा लिया था। पाकिस्तानी सेना ने भारत की उन चौकियों पर कब्जा किया था जिन्हें भारतीय सेना सर्दियों में खाली कर देती थी और गर्मियों में ही वापस जाया करती थी। पाकिस्तानी सेना के 4 जिन बड़े अधिकारियों ने इस प्लान को अमली जामा पहनाया था, उनमें पाकिस्तानी सेना प्रमुख और बाद में सैनिक तानाशाह बने जनरल परवेज मुशर्रफ के अलावा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज, लेफ्टिनेंट जनरल महमूद और साथ ही पाकिस्तानी सेना की नॉर्दर्न इन्फेंट्री के फोर्स कमांडर ब्रिगेडियर जावेद हुसैन शामिल थे। लद्दाख जम्मू कश्मीर का सबसे शांत इलाका। लद्दाख पर पाकिस्तानी कब्जा ऑपरेशन बद्र का लक्ष्य था। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए पाकिस्तानियों ने 3 चरण में बद्र को बांटा था।
पहले चरण में द्रास, करगिल और बटालिक की पहाड़ियों पर कब्जा करके लद्दाख को बाकी के जम्मू कश्मीर से काटने की योजना थी। पाकिस्तानी षड्यंत्रकारी सोच रहे थे कि भारत अगर जंग को बढ़ाएगा तो कश्मीर विवाद का जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा। साथ ही परमाणु युद्ध की आशंका से घबराकर अमेरिका और दूसरे देश सीज फायर करा देंगे। इसी नियत से पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा को विवादास्पद बताना शुरू किया। The line of control, while fully demarcated in the maps, is not delineated on the ground, at least in the hilly areas where the poles are 20-30 kilometers apart. So there is always some confusion about the actual line of control. ऑपरेशन बद्र का दूसरा मुकाम था सियाचिन पर भारत की पकड़ कमजोर करना। इसके लिए पाकिस्तान अपने सैनिकों को सिंधु नदी के उत्तर पूर्व में चोर बटला दर्रा होकर भेजने की सोच रहा था, जिससे तुर्तुक से खालसर तक सैन्य दबाव बढ़ाया जाता। तीसरे और अंतिम चरण में पाकिस्तान लद्दाख पर कब्जा करने की कोशिश करता और इसी रणनीति के तहत पाकिस्तानी सेना करगिल की ऊंची चोटियों पर बैठकर श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 1A पर लगातार गोले बरसा रही थी। उनका इरादा मेरे ख्याल से ये भी था कि एक बार अगर श्रीनगर से लद्दाख का रोड कम्युनिकेशन को काट दिया जाए तो उसके बाद वो शायद सियाचिन मुद्दे के ऊपर भी भारत के ऊपर दबाव डाल सकते और उसके बाद भारत को एक कमज़ोर स्थिति से फिर पाकिस्तान के साथ बात करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में उनके दो मुद्दे थे, एक जो मिलिट्री का एडवांटेज हासिल करना और दूसरा कश्मीर मुद्दे को दोबारा से इंटरनेशनलाइज करना। करगिल में हमले की प्लानिंग करने वाले पाकिस्तानी जनरलों के ख्वाब बड़े थे। करगिल लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन रहे कैसर तुफैल ने अपनी किताब में 16 मई की एक मीटिंग का जिक्र किया है। इसी मीटिंग में पहली बार जनरल मुशर्रफ के राजदार लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद ने सेना के दूसरे अधिकारियों को प्लानिंग बताई थी। महमूद ने कहा था, अक्टूबर महीना आने दीजिए, हम लोग सियाचिन में ठंड और भूख से मरने वाले सैकड़ों भारतीय सैनिकों की लाशें इकट्ठी कर रहे होंगे। Musharraf, for instance, was a brigade commander in Siachen on the Pakistani side, and he had tried several attacks to take back those peaks, and he was never successful. So perhaps it played on his mind, and he then got an opportunity as chief to try and repay India for Siachen. कागजों पर ऑपरेशन बद्र की प्लानिंग बड़ी जबरदस्त लग रही थी, लेकिन पाकिस्तानी षड्यंत्रकारी भारत के जवाब और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को परखने में भूल कर बैठे। लिहाजा पहले चरण में ही प्लानिंग की धज्जियां उड़ गई। शांति और शक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शांति में राष्ट्र की शक्ति तैयार होती है, आर्थिक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया तेज होती है, शांति में जीवन की रक्षा होती है, विकास होता है। लेकिन जब शांति खतरे में पड़ जाए दूसरों के व्यवहार के कारण, तो फिर शक्ति से काम लेना पड़ता है। करगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच में चौथी लड़ाई होने जा रही है, इस बात का अंदाजा ठीक 19 मई तक भारतीय सेना को भी नहीं था। और यही वजह है कि रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस इस बात का दावा करने लगे कि 2 दिन के अंदर ही पूरे इलाके को खाली करा लिया जाएगा। लेकिन ये घुसपैठिए कौन थे? क्या वाकई ये आतंकवादी हैं? इस बात का अंदाजा भारतीय सेना को मई के आखिरी हफ्ते में लगा। तब भारतीय सेना ने ऐलान किया कि घुसपैठिए कोई और नहीं, पाकिस्तानी सेना के ही जवान हैं। पाकिस्तान की तरफ से पूरी तैयारी थी, क्योंकि हम इस बात को पहले से पता नहीं चल पाए, इसलिए एक बार जब पाकिस्तानी एक मुश्किल जगह पे आके बैठ गए तो जरूरी बात है कि उसको हटाना उतना ही मुश्किल है। हालात बिगड़ रहे थे। उधर पाकिस्तान कहता रहा कि घुसपैठिए कश्मीरी उग्रवादी हैं, पाकिस्तान का उनसे कुछ लेना देना नहीं है। मेरे नजदीक कारगिल पर मुजाहिदीन के कब्जे का
बुनियादी मकसद आलमी राय आमा को मसला कश्मीर की तरफ मुतवज्जे करना था, जो कि एक मुद्दत से बेइतनाई का मुजाहरा कर रही थी। इस मकसद में वो पूरी तरह कामयाब हुए और उन्होंने हमारे इस मौक़िफ़ को भी अमली तौर पर साबित कर दिया कि मसला कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। आखिरकार 24 मई को यानी घुसपैठ के बारे में पता चलने के 21 दिन बाद CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की पहली बैठक हुई। इस बैठक में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। सर, कारगिल सेक्टर के बटालिक अक्सर द्रास और मशकोह में पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ की है और पाकिस्तानी सेना इन इलाकों में परमानेंट कब्जे के इरादे से पहुंची है। जैसा कि पहले माना जा रहा था कि कब्जा आतंकवादियों ने किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुजाहिदीन कभी भी जमीन पर कब्जा करके नहीं बैठते हैं। यह काम पाकिस्तानी सेना का है। उनका मकसद इंडस नदी के साथ साथ वाले श्रीनगर लेह कारगिल हाईवे पर कब्जा करना है। दुश्मन स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर काबिज है और मशीन गन, एयर डिफेंस वेपन्स और भारी हथियारों के साथ साथ आर्टिलरी की भी मदद उसे मिल रही है। सर, ये घुसपैठ हटाई नहीं गई तो 1972 वाली LOC बदल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो हम श्रीनगर लेह हाईवे पर मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। सर, मैं चाहता हूं कि कारगिल में हमें अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही नेवी को भी अलर्ट कर देना चाहिए। अब सवाल था कि भारत पाकिस्तान से करगिल वापस लेने के लिए किसी और जगह लाइन ऑफ कंट्रोल या सीमा रेखा क्रॉस करेगा। इस तरह के फैसले का मतलब था 2 एटमी देशों के बीच खुली जंग। जब वाजपेयी सरकार ने करगिल से पाकिस्तान की फौज को निकालने का फैसला किया, तब वो बहुमत खो चुकी थी। देश में चुनाव का माहौल था, लेकिन सरकार बड़े फैसले लेने के लिए विवश थी। सरकार ने हवाई ताकत के इस्तेमाल का भी फैसला किया था। ये एक बहुत बड़ा फैसला था, लेकिन भारतीय वायुसेना को किसी भी हाल में LOC पार करने की इजाजत नहीं थी। 1971 के बाद पहली बार वायुसेना के जंगी जहाज युद्ध में शामिल हो रहे थे। इसे ऑपरेशन सफेद सागर नाम दिया गया। MiG-29 हवा में दूसरे विमानों को सुरक्षा देता था। इसने पाकिस्तानी F-16 विमान को भारतीय सीमा से दूर रहने पर मजबूर किया, जबकि MiG-27, MiG-21 और मिराज 2000 विमान जमीनी निशाना ढूंढते थे। भारतीय वायु क्षेत्र में रहकर विमानों ने वो काम किया जो अब तक दुनिया की किसी भी वायुसेना ने नहीं किया था। 13,000 फुट से 18,000 फुट की ऊंचाई पर छिपे पाकिस्तानी फौज के सैनिकों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। पहली बार लेजर गाइडेड बम का इस्तेमाल हुआ। Fortunately, by a system that we had adopted in Western Air Command, the enemy was convinced that we are ready for the air battle, willing for the air battle. आप आओ, हम आपसे लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, and we are waiting for it. वो नहीं आया। इसके साथ भारत ने जल्दी ही दुनिया के सामने पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी के पुख्ता सबूत दे दिए। Direct involvement of the Pakistani army in these intrusions have been proved beyond doubt. With the recovery of an official Pak army document, an identity card of a Pak soldier from the 4 Northern Light Infantry. भारतीय सेना के लिए जमीन पर हालात तब बदले जब तोलोलिंग पर कब्जा हुआ। कोई नाइट 12-13 को 2 राजरिफ ने आर्टिलरी की सपोर्ट के साथ ये ऑपरेशन लॉन्च किया और सुबह 13 तारीख को उन्होंने टोलोलिंग के ऊपर कब्जा कर लिया। ये सबसे बड़ा सक्सेस था हमारे लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई 2-3 हफ्ते तक कोई हमको सक्सेस नहीं मिल रहा था और टोलोलिंग एक ऐसा फीचर था जो रोड के ऊपर बड़ी अच्छी तरह डोमिनेशन कर रहा था देश। पाकिस्तान को घेरने के लिए भारत ने कई मोर्चों पर जंग छेड़ दी थी। राजनयिक एक तरफ काम में लगे थे तो दूसरी तरफ रोज दिल्ली में वायुसेना, थल सेना और विदेश विभाग के प्रवक्ता प्रेस ब्रीफिंग करते थे। ये पहली लड़ाई थी जिसमें जंग के मैदान से शहीदों की लाश उनके गांव तक पहुंचाई गई। शहीदों की लाश को गांव तक पहुंचाने का फैसला काफी बड़ा साबित हुआ।
इससे करगिल की लड़ाई करगिल तक सीमित नहीं रही, बल्कि लद्दाख से लेकर केरल तक और राजस्थान से लेकर नागालैंड मणिपुर तक करगिल पहुंच गया। पूरे देश को करगिल से जोड़ दिया गया, जबकि पाकिस्तान अपने सैनिकों की लाश तक कबूलने से इनकार करता रहा। भारतीय प्रतिक्रिया से परेशान पाकिस्तान ने एक नया शगुफा छोड़ा। न्यूक्लियर युद्ध का शगुफा। इकतीस मई 1999 को पाकिस्तान के विदेश सचिव शमशाद अहमद ने कहा कि अगर भारत युद्ध को बढ़ाता है तो पाकिस्तान अपने हर हथियार का इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान ने सीधे सीधे तो नहीं कहा, लेकिन इशारा किया कि वह परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। उसके पीछे सीधी मंशा यही थी कि भारत थोड़ा ठिठक जाए, भारत थोड़ा प्रभावित हो जाए और भारत की सेना जो आगे बढ़ते जा रही थी और उससे खाली कराते जा रही थी, जो हमारे क्षेत्र थे उनके कब्जे में आ गए थे, वहाँ पर वो रुक जाए और डर जाए। सेना में एक डर पैदा हो जाए, हमारे शासकों में एक डर पैदा हो जाए और सेना की जो नेतृत्व थी उसमें एक डर पैदा हो जाए। उसके लिए उन्होंने एक, जिसे हम कहते हैं पोस्चरिंग, पाकिस्तान की तरफ से एक डेलिबरेटली ये कहा जाता है कि उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट्स को बताया नहीं जाता कि कैसी हालत में वो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। वो सिर्फ उसको एक धमकी के तौर पर रखना चाहते हैं। भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाने की रणनीति थी। भारत ने इसे दरकिनार कर दिया। इसके बाद बातचीत का शगुफा छोड़ा गया। प्रधानमंत्री ने इसका जवाब 7 जून 1999 को देश भर को संबोधित करते हुए दिया। India is always open to talks, but the talks must have a definite, specific purpose. In the present instance, the subject is one and one alone, the intrusion and how Pakistan proposes to undo it. इसी बीच एक बड़ा खुलासा हुआ। पाकिस्तान को आईना दिखाने के लिए भारत ने वो किया जो अब तक कभी नहीं हुआ था। 11 जून 1999 विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने संवाददाता सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में एक टेप रिकॉर्डिंग सुनाई। टेप में आवाज पाकिस्तानी सेना के मुखिया जनरल परवेज मुशर्रफ और पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज के बीच की थी। मुशर्रफ चीन में थे और अजीज इस्लामाबाद में। उनसे बात तो नहीं हुई, कोई कल मुलाकात वगैरह हुई? कोई कल सर हुई शाम को, तो वो ब्रीफिंग हमने की जो मियां साहब के साथ वही फोरम था, जो फुल फोरम था, पहले जहाँ हमने ब्रीफिंग की थी और उधर ही हुई जमशेद के पास, नहीं मियां साहब के दफ्तर में। अच्छा उधर। पाकिस्तान की तरफ से पहले ये कहा गया था कि मुजाहिदीन वहाँ पे गए हुए, इसका मतलब आतंकवादी वहाँ पे गए हुए हैं। लेकिन हमें तो हमारी जो सेनाएं वहाँ पे गईं, जब मुठभेड़ हुई, उनके कुछ लोग मारे गए, कोई पकड़े गए, तो उस वक्त हमें तो ये पता था उस वक्त कि ये पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी वहाँ पर है। ज़्यादातर नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के लोग थे, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के लोग थे, तो हमें मालूम था कि ये पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी जो है वहाँ पर बैठी हुई है। तो इस बात को साबित करना तो ज़रूरी था, दुनिया के सामने ले लाना ज़रूरी था कि पाकिस्तान जो भी अभी तक जो भी कह रहा है वो झूठ कह रहा है। तो उनकी झूठ को साबित करने के लिए ये दुनिया के सामने लाना बहुत ज़रूरी था। 11 जून को टेप रिलीज किया गया और 12 जून को सरताज अजीज दिल्ली पहुंचे। माहौल तल्ख था, बैठक बेनतीजा निकली। उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की इच्छा थी कुछ हासिल करने की, वो हासिल करना तो और रहा, ये पासा उनका उल्टा पड़ा है। नवाज शरीफ चीन से लौटने पर अमेरिकी मदद की कोशिश में लग गए। क्लिंटन ने नवाज शरीफ को बड़े साफ शब्दों में कहा कि आप अमेरिका तभी आएं जब आप भारतीय क्षेत्र से बाहर निकलेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो अमेरिका आने की जरूरत नहीं है। बिल क्लिंटन के मना करने के बावजूद नवाज शरीफ अमेरिका पहुंच गए, वो भी सरकारी जहाज में नहीं बल्कि कमर्शियल जहाज में। और अमेरिका इस सोच में पड़ गया कि कहीं नवाज शरीफ अमेरिका में करगिल युद्ध खत्म करने की बजाय पॉलिटिकल एजाइलम यानी कि राजनीतिक शरण लेने तो
नहीं पहुंचे हैं। नवाज शरीफ 4 जुलाई को अमेरिका पहुंच गए। मुलाकात के शुरुआत में ही क्लिंटन ने कुछ तस्वीरें नवाज शरीफ के सामने रख दी। तस्वीर पाकिस्तान के एटमी हथियारों की थी, जिसे वहां की फौज शरीफ को बताए बगैर इधर से उधर ले जा रही थी। तो इसमें साफ तौर पे वर्ल्ड ओपिनियन जो था, दुनिया की तरफ से ये बात साफ थी कि इसमें पाकिस्तान की तरफ से खुराफात हुई है और भारत जो भी कर रहा है, भारत ने बहुत संयम बरता कि उस लड़ाई को और आगे ना बढ़ने दिया, बस सिर्फ अपने इलाके को खाली कराने के लिए युद्ध किया, जिसके लिए हमें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। तो उस हालात में दुनिया को भारत की छवि जो थी, एक बहुत संयम वाले देश की, एक सोच समझ के कार्रवाई करने वाले देश की, और ऐसा देश के जो अपने हितों की रक्षा के लिए, जो उसके जायज़ हक है, सिर्फ उन्हीं के लिए कार्रवाई करेगा, ना कि दूसरे देश की किसी इलाके ऊपर नज़र रखेगा। और पाकिस्तान के ऊपर इसका उल्टा असर पड़ा। खुद जो उसने एक परमाणु बम चलाने की बात कहीं कहीं से संकेत दे दिया, उससे उस समय का विश्व समुदाय पाकिस्तान के पक्ष में जाने के बजाय और भारत के खिलाफ जाने के बजाय उसने पाकिस्तान पर ही दबाव बनाया, और पाकिस्तान की रणनीति कुछ चल नहीं पाई, बिगड़ गई। व्हाइट हाउस में मुलाकात लंबी चली। क्लिंटन ने साफ कहा कि पाकिस्तान या तो अपनी सेना को बिना शर्त पीछे बुलाए या फिर युद्ध का सारा दोष अपने सिर पर लेने के लिए तैयार रहे। सोच विचार के लिए मुलाकात कुछ देर के लिए रोकी गई। इसी दौरान क्लिंटन ने अटल बिहारी वाजपेयी को बातचीत का ब्यौरा देने के लिए फोन किया। भारत ने साफ कर दिया कि उसकी जमीन पर जब तक घुसपैठिए मौजूद हैं, युद्ध का अंत नहीं होगा। कुछ देर बाद क्लिंटन के साथ शरीफ की अकेले में मुलाकात हुई। तब भी ब्रूस रिडल को क्लिंटन ने कमरे में बिठाए रखा था। क्लिंटन को शक था कि इस मुलाकात के दौरान हुई बातों में शरीफ कुछ ऐसी बातें जोड़ सकते हैं जो वहां कहीं ही ना गई हों। क्लिंटन को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं अपना सर बचाने के लिए नवाज शरीफ पाकिस्तान जाकर ये ना कह दें कि क्लिंटन ने कश्मीर के मुद्दे पर रियायत दी है। इसलिए इस बैठक में रिडल भी मौजूद रहे और आखिरकार वही हुआ जो हिंदुस्तान चाहता था। पाकिस्तान को कश्मीर के करगिल इलाके से बिना किसी शर्त के वापस लौटना पड़ा। आखिरकार 2010 में जाकर पाकिस्तान ने माना कि उसके 453 सैनिक मारे गए, जबकि नवाज शरीफ ने कहा था कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 4000 सैनिक शहीद हुए। इससे पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ? ये सवाल आज भी पाकिस्तान में पूछा जा रहा है। भारत के लिए सवाल यह है कि न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद भी जंग की नौबत क्यों आई? 130 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। घुसपैठ कितनी गहरी और खतरनाक थी, और इसकी भनक भी तब लगी जब 100 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए। ऐसा क्यों हुआ? क्या हम ये सोच बैठे थे कि एटम बम बना लेने के बाद कोई भी देश भारत पर हमला नहीं करेगा? और क्या करगिल युद्ध के 2 दशक बाद आज हम दुश्मन देश से होने वाले खतरों से महफूज हैं? ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।